अभी सरकार इस पर फिर से सख्त हो रही है और सरकार ने इस तरीके का फिर से शासनादेश जारी किया है कि अगर आपको किसी कृषि भूमि पर कोई निर्माण वगैरह करना है तो आपको नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग सेल के ओ। आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि मेरी ज़मीन धारा 80 है, क्या यहाँ पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास हो जाएगा या नहीं पास होगा? या आप लोगों के कमेंट होते हैं कि जो हमने ज़मीन खरीदी है, उसकी रजिस्ट्री में आवासी लिखा हुआ है या आकर्षक लिखा हुआ है, क्या इस ज़मीन पर मकान बनाने के लिए हमारा नक्शा पास हो जाएगा या नहीं पास होगा? या कई लोग कमेंट करते हैं कि हमारी ज़मीन तो आवासी है, हमने खरीदी है, हमारी ज़मीन धारा 80 है और मास्टर प्लान में लैंड यूज़ आवासी नहीं है, तो क्या नक्शा पास होगा? इस तरीके के काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। तो मेन धारा 80 जो है, धारा 80 होने से आपकी ज़मीन पर क्या प्रभाव पड़ता है और मास्टर प्लान के अंदर अगर आपकी ज़मीन है और वह ज़मीन आपकी 143 है या धारा 80 है या दाखिल खारिज वाली ज़मीन है, तो उससे मास्टर प्लान का क्या लेना-देना है और आपका नक्शा वहाँ पर पास होगा या नहीं होगा? इस विषय में आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आपके पास समय है तो ही आप वीडियो देखें, अन्यथा आप वीडियो ना देखें, क्योंकि लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। जो आपका सवाल है वह जवाब मैंने वीडियो में दे रखा है, उसी चीज़ के बारे में मैंने जानकारी दे रखी है, लेकिन आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, बस वही सवाल आप लोग दोबारा फिर से कमेंट में पूछते हैं और अपने हिसाब से पूछते हैं ताकि मैं उसको आपके हिसाब से कह दूं, चाहे वह सही हो या गलत हो, बस आपके हिसाब से उसको ठीक कर दूं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो नियम कानून कायदा है, जो सही है वही मैं आपको बताऊंगा, चाहे वीडियो में बताऊं या आप अलग से कमेंट करें तो बताऊं। जो सही है वही बताऊंगा। हाँ, अगर कोई समस्या है और उससे बचने का कोई उपाय है तो वह उपाय मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर कोई ज़मीन आपने खरीदी है और वह ज़मीन दाखिल खारिज वाली ज़मीन है और कृषि भूमि का टुकड़ा है, उसका आपने रजिस्ट्री करवाया है और रजिस्ट्री में आवासी लिखा हुआ है, मास्टर प्लान में वह ज़मीन आवासी नहीं है, तो क्या आप वहाँ पर घर बना सकते हैं? आपका वहाँ पर नक्शा पास होगा या नहीं होगा? देखिए, घर बनाने के लिए आपकी ज़मीन जो आपने खरीदी है, उस ज़मीन को बेचने वाले बिल्डर ने या कंपनी ने अगर वहाँ पर कॉलोनी बनाने का और कॉलोनी काटने का अप्रूवल लिया हुआ है, जिस अथॉरिटी के अंडर वह ज़मीन आती है, उससे अगर उन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है, तो वहाँ पर आपका नक्शा पास होगा, अन्यथा आपका नक्शा पास नहीं होगा। आपकी ज़मीन आपके नाम दाखिल खारिज हो या ना हो, उस पर आवासी लिखा हो या ना लिखा हो, इससे कोई लेना-देना नहीं है। अगर कॉलोनी काटने वाले ने उस ज़मीन का कॉलोनी काटने का अप्रूवल लिया हुआ है, नक्शा पास कराया हुआ है, तो ही आपका नक्शा पास करेगा कोई भी प्राधिकरण या कोई भी अथॉरिटी। वहाँ पर धारा 80, 143 है या नहीं है, इससे कोई लेना-देना नहीं है। वहाँ पर मेन चीज़ ये देखी जाएगी कि आपका जो प्लॉट है वह अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर है या नहीं। उसी बिहाफ पर आपके नक्शा पास करने और ना करने का तय होगा। मान लीजिए कोई ज़मीन आपने खरीद ली है और वह किसी चौड़ी रोड के ऊपर है, वह कोई एक भूखंड है, मान लीजिए 5000 स्क्वायर फीट की मेरी एक ज़मीन है, मेरे नाम पर है। नक्शे में जो रेवेन्यू मैप है उसमें मेरा अलग पूरा नक्शा है, 5000 स्क्वायर फीट का मेरा एरिया अलग है, उसकी बाउंड्री तय है, चौहद्दी तय है, वह मेरी ज़मीन है, मैंने आपको बेच दी। सामने वहाँ पर कोई शासकीय रोड है, चौड़ा रोड है, सरकारी रोड है और वहाँ पर आप घर बनाना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पर मैं नक्शा पास करवा लूँ, तो वहाँ पर आपका नक्शा पास हो सकता है। क्योंकि आपने किसी कॉलोनाइज़र से, किसी कंपनी से प्लॉट नहीं खरीदा है, भूखंड नहीं खरीदा है, ना आपका भूखंड किसी ऐसे भूखंड का हिस्सा है जो बड़ा भूखंड था और उसको काट-काट के छोटे-छोटे टुकड़ों में बेचा गया है। तो वहाँ पर आपका नक्शा पास हो सकता है, लेकिन वह नक्शा किस चीज़ का पास होगा, वह तय करेगा मास्टर प्लान। मास्टर प्लान के अंदर अगर वह एरिया आ रहा है और मास्टर प्लान में वही उसका भू उपयोग है जिस भू उपयोग में आप नक्शा पास कराना चाहते हैं। अगर आप मकान के लिए नक्शा पास कराना चाहते हैं तो वहाँ पर आवासी होना चाहिए।
या अगर आप कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या कुछ और बनाना चाहते हैं कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, तो वहाँ पर वह ज़मीन कमर्शियल एक्टिविटी के लिए होनी चाहिए या कम से कम आवासीय लैंड यूज़ वहाँ पर उसका होना चाहिए। तो आपका नक्शा वहाँ पर पास हो जाएगा। वह ज़मीन आवासीय है या नहीं है, उसका 143 कराया गया है या धारा 80 कराया गया है, इससे प्राधिकरण को कोई लेना-देना नहीं होता है। जब आप उस पर लोन लेने जाएँगे कहीं पर, तो आपसे वहाँ पर आवासीय का पेपर माँगा जाएगा। वह धारा 80 या 143 आपसे माँग सकते हैं। अगर आपने नहीं कराया है तो आपको वहाँ पर कराना पड़ेगा। दाखिल-खारिज वाली ज़मीन अगर आपने खरीदी है, तो अपने नाम पर दाखिल-खारिज कराने के बाद में आप वहाँ पर 143 या धारा 80 करवा सकते हैं अपने नाम पर, और आपको लोन वगैरह लेने में वहाँ पर आसानी होगी। तो यह तो हो गया कि अगर आपकी रजिस्ट्री में आवासीय लिखा हुआ है तो आपका नक्शा पास होगा या नहीं होगा, यह मैंने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आपकी ज़मीन धारा 80 या 143 है तो क्या वहाँ पर आपका नक्शा पास हो जाएगा मकान बनाने के लिए या नहीं होगा? तो देखिए, 143 या धारा 80 आपने अगर करा लिया है, आपकी ज़मीन वहाँ पर आवासीय हो गई है, या आपने जो ज़मीन खरीदी है उसका पहले से 143 या धारा 80 करा दिया गया है, तो वह ज़मीन आपकी आवासीय है। कहाँ पर आवासीय है? राजस्व विभाग का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अनुसार अब आपकी ज़मीन वहाँ पर आवासीय गतिविधि के लिए आरक्षित हो गई है, या यूँ समझें कि खेती को छोड़ कर के कोई अन्य काम करने के लिए आपकी ज़मीन उपयुक्त है राजस्व विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से। वह ज़मीन आपकी अब राजस्व विभाग में खेती वाली ज़मीन नहीं बची है, आप वहाँ पर कोई भी अन्य काम कर सकते हैं। इसमें राजस्व विभाग को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर हैं, आपकी वह ज़मीन मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर है, तो आपके 143 या धारा 80 करा देने भर से मास्टर प्लान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मास्टर प्लान में जो भू उपयोग उस ज़मीन का तय किया गया है, वही माना जाएगा। भले आपने अपनी ज़मीन का 143 या धारा 80 करा दिया हो, उससे मास्टर प्लान पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई लेना-देना उसका नहीं है। तो आपकी ज़मीन भले ही 143 या धारा 80 है, मास्टर प्लान के अंदर अगर वहाँ पर लैंड यूज़ उसका रेज़िडेंशियल नहीं है, तो वह आवासीय नहीं मानी जाएगी मास्टर प्लान के अंदर, और वहाँ पर आपका नक्शा पास नहीं होगा। इसके साथ-साथ कॉलोनी की अगर वह ज़मीन है, आपने किसी कॉलोनाइज़र से या किसी कंपनी से खरीदी है, जिसने वहाँ पर प्लॉट काट कर के बेचे हैं, उसने नक्शा पास नहीं कराया है, तो भी आपका नक्शा पास नहीं होगा। अगर कॉलोनी काटने वाले ने कॉलोनी का नक्शा पास कराया हुआ है, तो आपकी ज़मीन का वहाँ पर नक्शा पास हो जाएगा। 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, एक विकास प्राधिकरण है, दूसरा आपका राजस्व विभाग है। राजस्व विभाग में ज़मीन आपकी तब आवासीय मानी जाएगी जब उस ज़मीन को आपने या तो 143 कराया हुआ हो या धारा 80 कराया हुआ हो, या यूँ कह लें कि आपने उसका लैंड यूज़ वहाँ पर कृषि से गैर कृषि यानी कि आकर्षक करा दिया हो, तो वह ज़मीन राजस्व विभाग के रिकॉर्ड्स में आकर्षक या आवासीय मानी जा सकती है। मास्टर प्लान के अंदर वह ज़मीन तभी आवासीय मानी जाएगी जब मास्टर प्लान में वहाँ का लैंड यूज़ आवासीय तय किया गया हो। यह चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि धारा 80 हो जाने भर से आपकी ज़मीन आवासीय मास्टर प्लान में नहीं मानी जाती है, और ना ही वहाँ पर आपका नक्शा पास होगा। कई लोग यह भी कमेंट कर रहे थे कि नगर निगम यहाँ पर नक्शा पास करता है या नक्शा पास कर देता है। तो देखिए, जो विकास प्राधिकरण क्षेत्र है यहाँ पर जो लखनऊ है, लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंदर नगर निगम किसी भी तरीके का कोई निर्माण के लिए अनुमति नहीं देता है, ना नक्शा पास करता है। यह अथॉरिटी नगर निगम के पास यहाँ नहीं है। अगर कहीं पर किसी राज्य में, किसी जिले में करता होगा या अनुमति देता होगा नगर निगम, तो वह मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन लखनऊ के अंदर जो मास्टर प्लान क्षेत्र है, उसके अंदर लखनऊ विकास प्राधिकरण से आपको अनुमति लेनी होगी, कोई निर्माण अगर करना होगा। अगर मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर है तो। औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, वहाँ पर वो नक्शा पास करेगा और उसके क्षेत्र के अंदर है। बाकी एरिया जिला पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर जिला पंचायत के द्वारा कॉलोनी का नक्शा पास होता है, फिर मकान बनाने का वहाँ पर नक्शा पास होता है। तो इस वीडियो में मैंने यह आपको क्लियर कर दिया कि धारा 80 होने से मास्टर प्लान पर
कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मास्टर प्लान अलग चीज़ है और धारा 80 143 अलग चीज़ है। तो इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर हैं तो आपको मास्टर प्लान पहले देखना चाहिए, उसके बाद में आपको राजस्व विभाग की जो गाइडलाइन है उसका ध्यान भी देना चाहिए। धारा 80 कराना जरूरी है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है और जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपको कृषि भूमि पर किसी भी तरीके का कोई निर्माण करना है, कोई कंस्ट्रक्शन करना है, खासकर तो वह अपार्टमेंट्स के लिए हाईलाइट की गई थी न्यूज, बताया गया था उसमें, लेकिन इसके दायरे में सभी तरीके के निर्माण आएंगे। अगर आपने कोई जमीन खरीदी है या आपकी कोई ज़मीन है जो कृषि भूमि है, राजस्व रिकॉर्ड में वह कृषि में आती है और आपको वहाँ किसी भी तरीके का कोई निर्माण कराना या करना है, तो आपको निर्माण कराने से पहले, करने से पहले उस ज़मीन को आकर्षक घोषित कराना पड़ेगा, यानी उस ज़मीन का धारा 80 करवाना पड़ेगा आप। उसके बाद में ही आप वहाँ पर निर्माण करवा सकते हैं और धारा 80 करवाने के लिए आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा विकास प्राधिकरण की तरफ से। तो जब आप वहाँ पर एनओसी देंगे साथ में विकास प्राधिकरण की तरफ से कि भाई यहाँ पर इस ज़मीन का यह धारा 80 या 143 या आवासी करवा लें, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है और हमारा यहाँ पर आने वाले समय में कोई प्रोजेक्ट या कोई प्लान नहीं है। इस तरीके की जब एनओसी विकास प्राधिकरण जारी करेगा आपके ज़मीन के संबंध में, तभी वह ज़मीन आकर्षक घोषित की जाएगी राजस्व विभाग की तरफ से। इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है और यह आदेश 2022 में भी एक बार आया था, लेकिन यह प्रभावी नहीं हो पाया, इसका पालन नहीं हुआ और अभी सरकार इस पर फिर से सख्त हो रही है और सरकार ने इस तरीके का फिर से शासनादेश जारी किया है कि अगर आपको किसी कृषि भूमि पर कोई निर्माण वगैरह करना है तो आपको धारा 80 करा लेना चाहिए और धारा 80 कराने से पहले या धारा 80 करने से पहले अधिकारियों को विकास प्राधिकरण की तरफ से अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद में वहां पर आवासीय आकर्षक करना चाहिए। वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो वीडियो को मैं और लंबा नहीं करना चाहूंगा। अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम के लिंक है, वहां पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अपडेट मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।